नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 12 जो हिंदी साहित्य का विषय है उसके अध्याय 7 का कौन सा अध्याय 7 का है उसके बारे में हमने पहले 15 पंक्तियों के बारे में हिंदी अनुवाद कर लिया था। कितनी पंक्तियों के बारे में? कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के अध्याय 7। कौन सा अध्याय 7? और अध्याय 7वां है बारहमासा। अध्याय 7वें का नाम क्या है? बारहमासा, जिसके कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। और ये मलिक मोहम्मद जायसी है, ये नागवती के वीर व्यथा के बारे में इस अध्याय में लिखा गया है। और जो हम 15 पंक्तियों के बारे में है, हमने भली भांति है हिंदी अनुवाद यानी इसकी व्याख्या मैंने आपको समझाई। और अब आगे 17वीं पंक्ति से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और आशा है कि जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं सच्चे मन से देखेंगे, एक एक पंक्ति को समझेंगे। और ध्यान रहे कि आपको अपनी कॉपी के अंदर है एक एक पंक्ति काव्यांश को पहले लिखना है, फिर उसके भावार्थ को लिखना है, फिर नेक्स्ट पंक्ति को लिखना है, फिर उसकी नेक्स्ट भावार्थ को लिखना है। अच्छी तरीके से समझना है, पहले ये नहीं लिखना है, पहले जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुने। तो ये गारंटी शुदा है कि आपकी हिंदी साहित्य में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। आपके अच्छे अंक 100% हैं, बट्टा में से बट्टा ही आपके आने लगभग थे। अगर आप सही ढंग से नहीं समझ पाए साथियों तो फिर वो आप आपकी इन सब पर डिपेंड करता है। तो जैसे अब मैं आपको कराने जा रहा हूं, ये 16वीं पंक्ति हमारी। सोलहवीं पंक्ति है उस जाड़ थर थर तन कांपा। उस जाड़ थर थर तन कांपा। क्या कांपा? थर थर तन कांपा। 16वीं पंक्ति में लिखा गया है कि पुष्प जाड़ थर थर तन कांपा। पुष्प जाड़ थर थर तन कांपा। क्या कांपा? पुष्प जाड़ थर थर तन कांपा। पुष्प जाड़ थर थर तन कांपा। पुष्प जाड़ थर थर तन कांपा। तो इसमें कवि क्या कहना, यानी इसमें अब कवि मलिक मोहम्मद जायसी वृणी नागवती के बारे से अपने पति यानी अपनी प्रीतम को क्या कहना चाहते हैं? तो देखिए, पुष माह, पुष यानी पो का महीना, जाड़ यानी अत्यधिक सर्दी, और थरथर यानी थरथर, तन यानी शरीर, कांपा यानी कांपने लगा। तो इसमें क्या है? विरणी विरहणी नागवती, विरणी नागवती अपने प्रियतम को कहती है कि क्या कहती है कि पुष जाड़ यानी पुष यानी पो का महीना, जाड़ यानी कड़ाके की सर्दी, यानी पोष माह की अत्यंत कड़ाके की सर्दी के कारण, अत्यंत कड़ाके की सर्दी के कारण क्या हो रहा है? तन कांपा यानी मेरा शरीर है सर्दी के अत्यंत कड़ाके की सर्दी के कारण मेरा शरीर क्या कर रहा है? थर थर कांप रहा है, थर थर कांपने लगा है। क्या करने लगा है? कांपने लगा है। क्या होने लगा है? कांपने लगा है।
यानी पुष जाड़ यानी पो का महीना, पुष जाड़ यानी पो का महीना, पुष जाड़ यानी पो का महीना आ गया। यानी नागवती अपने पति प्रीतम से कहती है कि पुष जाड़ यानी पो का महीना आ गया, और पो का महीना यानी जाड़ यानी अत्यधिक भयंकर सर्दी होती है, तो जिससे उसका शरीर क्या है, थर थर कर रहा है, यानी सर्दी के कारण भयानक रूप से कांपने लगा। क्या करने लगा? भयानक रूप से कांपने लगा। फिर आगे नेक्स्ट पंक्ति सत्रह पंक्ति में है। सत्रह पंक्ति में क्या है? सूरज जड़ाई लंका, सूरज जड़ाई लंका, सूरज जड़ाई लंका, सूरज जड़ाई लंका दिसी तपा, दिसी दिसी तपा। यानी सत्य पंक्ति में क्या कहा गया है? नागवती कहती है, क्या कहती है नागवती कि सूरज जड़ाई लंका दिसी तपा। क्या कह रही है? सूरज जड़ाई, सूरज यानी सूर्य है, जड़ाई यानी चढ़ाई कर दी है, यानी उस तरफ चला गया है। किस तरफ? जहां लंका की दिशा है उस तरफ चला गया, और तपा यानी वहां पर अपनी गर्मी दे रहा है। क्या? सूरज यानी सूर्य, जड़ाई यानी चला जाना, लंका यानी लंका की तरफ, दिशा यानी दिशा में, तपा यानी वहां पर क्या कर रहा है? अपना तप कर रहा है या गर्मी दे रहा है। तो इसमें नागवती क्या कहना चाहती है? इसमें व्रणी व्रणी नागमती नागवती नागवती अपने प्रियतम से कहती है कि इसमें वृणी नागवती अपनी प्रीतम से कहती है। क्या कहती है? इसमें वृणी नागवती अपनी प्रीतम से कहती है कि क्या कहती है? सूर्य भी अत्यंत कड़ाके की ठंड के कारण, अत्यधिक कड़ाके की ठंड के कारण, ठंड के कारण कहां चला गया है? लंका दिशा, अत्यंत कड़ाके की ठंड के कारण लंका की तरफ यानी लंका किस तरफ है? दक्षिण दिशा में। लिख सकते हैं दक्षिण दिशा में जाकर क्या कर रहा है? जाकर गर्मी दे रहा है। कहने का भाव क्या है? सूरज जड़ाई लंका दिसी तपा, यानी वृणी नागवती अपने पति से कहती है, क्या कहती है? सूरज जड़ाई यानी इतनी अत्यधिक ठंड है कि वो सूर्य भी सहन नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया? सूर्य भी सहन नहीं कर पाया, और क्या कर दिया? लंका की दिशा की तरफ चला गया। लंका की दिशा की तरफ चला गया। लंका किधर है? दक्षिण दिशा में, तो लंका की तरफ चला गया, और दिसी तपा वहां जाकर क्या कर रहा है? वो गर्मी दे रहा है, वहां पर अपना तप दे रहा है, वहां पर पृथ्वी को क्या है? रोशनी दे रहा है। परंतु यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे पो का महीना है ना, तो सूरज जड़ाई लंका दिसी तपा, सूर्य भी क्या हुआ? दक्षिण दिशा में चला गया, अत्यधिक ठंड को सहन नहीं कर पाया, और दक्षिण दिशा में चला गया, और वहां जाकर के क्या कर रहा है? गर्मी दे रहा है। तो साथ ही धीरे धीरे समझते रहेंगे, ठीक है ना? कहीं पर भी आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। मैं यही समझूंगा कि मेरे साथी हैं, जितने भी मेरे को देखने वाले हैं, उन सभी बंधुओं को क्या है? अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। नेक्स्ट हमारी 18वीं पंक्ति है। बिरह बाडी, बिरह बाडी बा दारुण शिव, बा दारुण शिव।
दारुण शिव। तो इसमें नागवती क्या कहती है, इसमें नागवती कहती है वीर्य बाटी बा दारुण शिव, यानी वीर्य वेदना बढ़ यानी बढ़ गई है भाव में, और दारुण यानी अत्यधिक कड़ाके की, शिव यानी शीत के कारण वीर्य वेदना क्या है और भी अत्यधिक बढ़ गई है। कड़ाके की ठंड के कारण, कड़ाके की ठंड के कारण, कड़ाके की ठंड के कारण वीर्य व्यथा, विरह व्यथा, विरह वेदना, व्यथा नहीं, विरह वेदना और भी बढ़ गई, विरह वेदना और भी बढ़ गई है, विरह वेदना और भी बढ़ गई है। कवि क्या कहना चाहता है, विरह बाटी बा दारुण शिव, यानी विरह वेदना बाटी यानी बढ़ जाना, भाव में और दारू में अत्यधिक कड़क, शिव ने ठंड यानी कड़ाके की ठंड के कारण जो मेरी वीर्य वेदना थी ना वो और भी अत्यधिक क्या हो गई है, बढ़ गई है। नागवती क्या कहती है, वीर्य बाटी बा दारुण शिव हे प्रियतम, जब पो का माँ आया और पो का माँ आने के कारण है, जब अत्यधिक क्या हुआ, दारुण शिव ने अत्यधिक ठंड पड़ी, अत्यधिक कड़ाके की ठंड पड़ी ना, तो मेरी क्या बढ़ गई, वीर्य बाटी में जो मेरी वीर्य वेदना थी, जो मेरा आपकी जो मिलने का समय था ना वो और भी व्याकुल हो गया, क्या हो गया, और भी व्याकुल हो गया, वीर्य बाटी बा दारुण शिव, यानी हे प्रीतम आपके नहीं आने के कारण है, जो पो का महीना जैसे आया तो दारुण शिव, यानी तो जैसे पो का महीना आया तो क्या हुआ, दारुण शिव यानी अत्यधिक कड़क की ठंड आई, क्या आई, दारुण शिव हुआ, दारुण शिव अत्यधिक कड़क की ठंड, बहुत ही भयानक सर्दी हुई, और जैसे ही भयानक सर्दी हुई तो वीर्य बाटी यानी आपकी जो वीर्य व्यथा है ना, आपकी जो वीर्य वेदना थी मेरी और भी बढ़ गई। फिर क्या है, लिखेंगे कांपी कांपी मेरो लई हरि जीव, और 19वीं पंक्ति है, कांपी कांपी मरो लेही हरि जीव, लेही हरि जीव, कांपी कांपी मेरो लेही हरि जीव, क्या हो रहा है, कांपी कांपी लेही मेरो हरि जीव, यानी कांपी कांपी मेरो, कांपी कांपी यानी कांप कांप, कांप यानी कांपना, कांप यानी कांपना, मरो यानी मर रही हूं, यानी कांप कांप के क्या कर रही, मर रही हूं, ले हरि जीव, ऐसे लग रहा है कि मेरा हृदय है, मेरा जीवन है वो भी क्या कर लेगा, अरे यानी हरण जीवन कर लेगा, मेरा जीवन भी क्या कर लेगा, हरण कर लेगा, कौन कर लेगा, तो नागवती, नागवती कहती है कि, नागवती कहती है कि क्या कहती है, अत्यधिक ठंड के कारण, अत्यधिक ठंड के कारण, अत्यधिक ठंड के कारण क्या हो रहा है, अत्यधिक ठंड के कारण कांपे कांपे मरो, यानी अत्यधिक ठंड के कारण क्या हो रही है, अत्यधिक ठंड के कारण कांप कांप कर मर रही हूं, मर रही हूं, मानो क्या, मानो क्या, क्यों मानो, ले हरि जीव, और मानो ऐसे लग रहा है कि मेरा जीवन भी हरण
कर लेगी, मेरा जीवन भी हरण कर लेगी। कांपी कांपी मारो ले हरि जीव। नागवती कहती है, क्या कहती है नागवती? कांपी कांपी मारो, कांप यानी जब ठंड अत्यधिक थी, पौष का महीना है, क्या है पौष का महीना है, पो माह का महीना है ना, तो कांपी कांपी मारो यानी इतनी भयंकर ठंड आई ना, तो जिसके कारण मेरा हृदय कांपने लगा। क्या करने लगा? बार बार कांपने लगा, ऐसा लगने लगा कि मारो यानी मैं मर रही हूँ। क्या करने लगी? यानी अत्यधिक ठंड के कारण मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं क्या कर रही हूँ? मरो यानी मर रही हूँ। अत्यधिक ठंड के कारण क्या हो रहा है? मैं मर रही हूँ। लेकिन हरि जीव ऐसा लग रहा है कि मानो ये अत्यधिक ठंड ना मेरे जीवन को भी क्या कर लेगी? हरण कर लेगी। ऐसे लगने लगा कि अत्यधिक ठंड ना मेरे जीवन को क्या कर लेगी? हरण कर लेगी। पुणे में एक बार और समझा देता हूँ। पुष्प झाड़ थर थर तन कांपा, पुष्प झाड़ थर थर तन कांपा यानी अत्यधिक पुष्प झाड़ जैसे पो का महीना है, पुष्प यानी पो, झाड़ यानी भयानक ठंड। झाड़ किसे कहते हैं? भयानक ठंड यानी पो का महीना आने पर क्या आ गई? अत्यधिक ठंड आ गई। और जैसे ही पो का महीना है, अत्यधिक ठंड आई ना, थर थर तन कांपा और मेरा शरीर है वो थर थर कर क्या करने लगा? कांपने लगा। क्या करने लगा? अत्यधिक ठंड के कारण मेरा शरीर कांपने लगा। पुष्प झाड़ थर थर तन कांपा। तो नागवती अपने प्रीतम से कहती है कि हे प्रीतम, जैसे पो का माह आया, जैसे ही पो का महीना आया तो अत्यधिक ठंड पड़ने लगी और अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण है मेरा शरीर है वो क्या करने लगा? थर थर करके कांपने लगा। सूरज जलाई लंका की सीतापा। और आगे क्या कह रही है? जैसे अत्यधिक ठंड आई ना, तो हे प्रीतम क्या हुआ? सूर्य भी जड़ाई कर दिया, सूर्य भी चला गया। कहां चला गया? लंका की सीतापा में अत्यधिक ठंड के कारण सूर्य भी घबरा गया और लंका की दिशा की तरफ चला गया। किसकी तरफ चला गया? लंका की दिशा की तरफ चला गया। और वहां लंका की दिशा में जाने के कारण वहां पर वो तब देने लगा, बीरे बाड़ी बहादारों शिव, बीरे बाड़ी बहादारों शिव। और हे प्रीतम, जब दारुण शिव यानी दारुण कहते हैं अत्यधिक भयानक ठंड को, और शिव यानी सर्दी यानी अत्यधिक भयानक कड़ाके की ठंड के कारण बाम ने अधिक बीरे बाड़ी यानी मेरी जो बीरे वेदना है ना वो और भी अधिक बढ़ने लगी। कांपी कांपी मरो नहीं। और ऐसे लगने लगा कि मैं अब क्या करूंगी? कांपी कांपी मरो यानी ऐसे लगने लगा कि मानो मैं अब कांप कांप के मर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? मानो कांप कांप के क्या कर रही हूँ? मर रही हूँ। ले हरि जीव। और ऐसे लग रहा है, कैसे लग रहा है कि मानो मेरा जीवन है वो अब क्या हो जाएगा? हरण कर लेगा। ये ठंड है मेरे जीवन को छीन लेगी मेरे से। क्या कर लेगी? मेरे जीवन को ये छीन लेगी, हरण कर लेगी। लिखिए, अब इसी पंक्ति लिखते हैं हम। कुंत कहाँ हो? कुंत कहाँ हो? कुंत कहाँ हो? लागो हीरे। कुंत कहाँ हो? लागो हीरे। क्या करो? कुंत कहाँ हो? लागो हीरे। अब ये नागपति कुंत, कुंत किसे कहते हैं? कुंत कहाँ हो? कुंत कहते हैं प्राणेश्वर या प्रियतम को। कुंत किसे कहते हैं? प्राणेश्वर या प्रियतम को। कहाँ यानी कहाँ? हो या न हो, लागो यानी लगना, हिरण हृदय से। अब नागवती क्या कहती है? नागवती कहती है कि हे प्रियतम, हे प्रियतम, हे प्रियतम, क्या? हे प्रियतम कहाँ हो? हे प्रियतम तुम
हे प्रियतम तुम कहाँ हो, हे प्रीतम तुम कहाँ हो, क्या हे प्रीतम तुम कहाँ हो, लागो हीरे मेरे हृदय से लग जाओ, मेरे हृदय से लग जाओ। यानी मन में कह रही है, वास्तव में तो इसका पति है जो प्रीतम है वो है नहीं, अभी रतन सिंह है कहीं युद्ध करने के लिए गया हुआ है। नागवती कहती है कि हे प्रीतम कुंत कहाँ हो, यानी कुंत अपने पति अपने प्राणेश्वर अपने प्रीतम को कहती है और क्या कह रही, कहाँ हो, यानी आप कहाँ हो, लागो हीरे मेरे हृदय से लग जाओ। यानी नागवती क्या कहती है कि हे प्रीतम हे प्राणेश्वर हे नाथ आप कहाँ हो, आप कहाँ हो, लागो हीरे मेरे हृदय से लग जाओ, क्या करो आप मेरे हृदय से लग जाओ। और अभी किसी पंक्ति है, पंथ अपार पंथ अपार पंथ अपार शुद्ध नहीं, पंथ अपार शुद्ध नहीं, शुद्ध नहीं नीरे, पंथ अपार शुद्ध नहीं नीरे, पंथ अपार शुद्ध नहीं नीरे। अब यानी नागवती क्या कहती है, पंथ या पथ, पथ अपार शुद्ध नहीं नीरे, यानी पथ यानी रास्ता मार्ग, अपार यानी पार, शुद्ध यानी सूझता या दिखाई नहीं देता, नहीं या नहीं, नीर यानी पता। हे नाथ तो क्या कहना चाहती है, तो नागवती नागवती कहती है कि आप तक आप कौन, अपने प्रीतम को कहती है कि नागवती कहती है कि आप तक, क्या आप तक जो पहुंचने का रास्ता भी दिखाई नहीं देता, रास्ता भी दिखाई नहीं देता। यानी क्या कह रही है, पथ अपार शुद्ध नहीं नीरे, तो नागवती क्या कह रही है, अपने प्रीतम को कह रही है कि हे नाथ हे परमेश्वर पथ अपार शुद्ध नहीं, यानी आप तक पहुंचने के लिए ना मुझे किसी प्रकार का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, यानी मेरे मन में ऐसा नहीं आ रहा कि मैं आप तक किस प्रकार से पहुंचूं, यानी ऐसी कोई युक्ति मुझे शुद्ध नहीं रही है कि मैं हे नाथ हे परमेश्वर मैं आप तक कैसे पहुंचूं, ऐसी मेरे हृदय के अंदर कोई युक्ति नहीं आ रही, अर्थात मुझे ऐसा कोई पथ यानी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। बीसी पंक्ति में क्या कहा, कुंत कहू लागो हीरे, हे नागवती कहती है हे कुंत हे प्रियतम हे प्राणेश्वर हे पतिदेव कहाँ हो, आप कहाँ हो, लागो हीरे मेरे हृदय से लग जाओ, क्या लग जाओ, मेरे हृदय से लग जाओ, पथ अपार शुद्ध नहीं मेरे। और आगे क्या कहती है, आप तक पहुंचने के लिए ना मुझे किसी प्रकार का रास्ता भी दिखाई नहीं देता। बाईस पंक्ति में क्या कह रहा है, शोर सुपेती, शोर सुपेती, शोर सुपेती, शोर सुपेती आवे जुड़ी, आवे शोर सुपेती आवे जुड़ी, यानी कवि क्या कह रहा है, शोर सुपेती आवे जुड़ी, शोर सुपेती आवे जुड़ी।
शोर किसे कहते हैं? शोर कहते हैं रजाई को। शोर किसे कहते हैं? रजाई को। और सुपेत यानी रजाई ओढ़कर, ओढ़ना। आवे यानी आती है, और जुड़ी यानी बुखार। जुड़ी किसे कहते हैं? बुखार को कहते हैं। आवे यानी आने को कहते हैं। सुपेत रजाई ओढ़ने को कहते हैं। शोर यानी रजाई। तो यानी नागवती कहती है, नागवती कहती है कि अत्यधिक ठंड के कारण रजाई ओढ़ने पर भी बुखार जैसी सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है, लग रही है। ठीक है ना। शोर सुपेती आवे जुड़ी, शोर सुपेती आवे जुड़ी। क्या? शोर सुपेती, शोर यानी रजाई, सुपेती यानी रजाई को ओढ़ना, आवे यानी आना, जुड़े यानी कड़ाके की ठंड यानी बुखार। तो नागवती क्या कहती है कि अत्यधिक ठंड के कारण, क्या अत्यधिक ठंड के कारण रजाई ओढ़ने पर भी है ना बुखार जैसी ठंड लगती है। बुखार आने पर हमें कितनी ठंड लगती है, बुखार आने पर हमें कितनी अत्यधिक भयानक ठंड लगती है ना, उसी प्रकार से रजाई ओढ़ने पर भी है ना मुझे है बुखार जितनी है ठंड लगती है। कौन कहती है? वीरानी नागवती कहती है कि हे प्रीतम, आपके वियोग में ना अभी पूमा में इतनी ठंड आ गई है कि मैं रजाई ओढ़ती हूँ, रजाई ओढ़ने पर भी मुझे क्या लग रही है? अत्यधिक ठंड लग रही है। और 23वीं पंक्ति है, जानो सेज, जानू सेज हिमचल बड़ी, हिमचल बड़ी, जानू शेज हिमचल बड़ी, जानू शेज हिमचल बड़ी। क्या? जानू शेज हिमचल बड़ी। जानू यानी लगता है या मानो, जानू यानी ऐसा लगता है ऐसा या मानो, सेज यानी बिस्तर या बिस्तर, हिमचल यानी हिमालय की बर्फ से ढकना, और बड़ी यानी है, यानी जानू यानी मानो, सेज यानी बिस्तर, मेरी बिस्तर, हिमचल यानी बर्फ से ढके हुए हैं। कैसे? हिमालय की बर्फ से ढकना। तो नागवती कहती है कि मानो मेरी सेज हिमालय की बर्फ से ढकी हुई हो, अर्थात पौष के माह में अत्यंत ठंड लग रही है। पौष के माह में अत्यंत ठंड लग रही है। क्या कह रहा है ये नागवती? जानू शेज यानी लग रहा है या मानो या ऐसे लग रहा है, शेज यानी बिस्तर, मेरे बिस्तर है, हिमचल यानी हिमालय की बर्फ से ढके हुए में लग रही है। यानी ये कवि क्या कहना चाहता है? नागवती क्या कहती है? फिर वीरानी नागवती क्या कहती है? मानो मेरी सेज है, यानी क्या कि मानो मेरी सेज यानी मेरी बिस्तर है, हिमालय की बर्फ से
ढके हो। इस प्रकार से ठंड लग रही है कि मानो जो मेरी जो सेज है ना, मेरी जो बिस्तर है हिमालय की बर्फ से ढके हुए, हिमालय की जो बर्फ है ना वहां पर है मेरी सेज ढकी हुई हो, इतनी ठंड पड़ रही है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो पो का माह है ना वो अत्यंत ठंड लगने वाला माह है, अपनी प्रीतम को कह रही है। कौन कह रही है? नागवती कह रही है। तो लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो इसे बनती है चकई निसी, चकई निसी बिछुरे, चकई निसी बिछुरे, दिन मिला, दिन मिला। क्या करिए? चकई, चकई ये कोई पक्षी है, चकवी पक्षी है। निश यानी रात को, बिछुड़े यानी बिछड़ जाता है, और दिन को मिल जाता है। यानी क्या कह रहा है? नागवती कहती है कि जो नागमती, नागवती कहती है कि क्या कह रही है कि चकी निसी बिछुरे, चकी कोई चकवा पक्षी है जो निसी यानी रात को, बिछुरे यानी बिछड़ जाता है। यानी चकवी अपने प्रियतम से रात को बिछड़ जाता है, परंतु क्या होता है? परंतु दिन मिला, दिन को वापस मिल जाता है, परंतु दिन को वापस मिल जाता है। यानी ये नागवती अपनी दुख प्रकट कर रही है कि चके नीचे बिछुरे, दिन मिला। यानी जो चकवा पक्षी भी है ना, अगर बाई चांस से रात को अपने प्रीतम से क्या हो जाता है? बिछड़ जाता है। अपने प्रीतम से क्या हो जाता है? बिछड़ जाता है। कब बिछड़ जाता है? निश्चय यानी रात को। अगर कोई चकवा पक्षी है, वो पक्षी क्या है? अपने प्रीतम से क्या हो जाता है? रात को बिछड़ जाता है ना, तो फिर भी क्या होता है? दिन मिला। परंतु जब दिन होता है ना, तो वो वापिस अपने प्रीतम को वापिस मिल जाता है। परंतु मैं अपने प्रीतम से है कई दिन रात लगातार क्या बिछड़ चुकी हूँ, अपना दुख है, अपनी वेदना है वो प्रकट कर रही है कि पक्षी भी मेरे से तो क्या है? अच्छा है। रात को बिछड़ जाता है बाई चांस, तो फिर वापस क्या, तो सुबह अपने प्रीतम से मिल जाता है। परंतु मेरा इतना दुर्भाग्य है कि मैं अपने प्रीतम से चाहे दिन हो चाहे रात हो कभी भी मिल नहीं पा रही हूँ। अपना दुख है ना, वो एक चकवे पक्षी के माध्यम से प्रकट कर रही है। कौन कर रही है? नागवती गृहिणी कर रही है। और 25वीं पंक्ति है, हो निसी बासर, हो निसी बासर बिरे कोकिला, बिरह कोकिला, बिरे कोकिला।
हो यानी होना, निश यानी दिन, निश यानी रात, वास यानी दिन, और वीर यानी वीर वेदना, और कोकिल यानी कोयल, कोकिल यानी कोयल। तो इसमें क्या कहनी चाहती है नागमती? तो नागमती कहती है कि मैं तो ऐसी विरह की कोकिला अर्थात कोयल हूं। क्या कह रही है? हो निसी वासर। नागमती कहते हैं कि मैं तो ऐसी विरह की कोकिला या कोयल हूं जो अपने प्रियतम से निश यानी रात से, रात वासर यानी दिन, विरह वेदना, विरह वेदना से पीड़ित हूं, क्या कह रही है? हो निसी वासर विरह कोकिला, यानी अभी नागमती क्या कह रही है? यानी मेरा दुर्भाग्य ऐसा है, यानी कैसा है मेरा दुर्भाग्य? कोयल जैसा है। अब कोयल से क्यों कहा? कोयल से क्यों ये संज्ञा दी गई? यानी कोयल से संज्ञा इसलिए दी गई कि जब वर्षा ऋतु आती है ना, तो ये साल में है, वसंत ऋतु साल में केवल एक बार आती है। जब एक बार जब वसंत ऋतु आती है तो हमें पता चलता है कि वास्तव में अभी कोयल कौन है, कुआ कौन है, सब मुहावरा है या नहीं है, कहावत है या नहीं है। यानी जब कोयल, जिस प्रकार से कोयल को है साल में एक बार है क्या मिलता है? वसंत ऋतु मिलती, उसी प्रकार से ये कह रही है कि मेरा तो इतना दुर्भाग्य, कोयल जैसा दुर्भाग्य है कि मैं अपने प्रीतम से है ना दिन रात विरह की वेदना में दुखी रहती हूँ। यानी कि मैं अपने प्रीतम से कोयल की तरह हमेशा क्या रहती हूँ? दूर रहती हूँ, अपने प्रीतम से वेदना में क्या रहती हूँ? दुखी रहती हूँ, पीड़ित रहती हूँ। चके इसी बिछुड़े दिन मिला, यानी जो चक्का है ना, चक्का पक्षी तो बहुत सौभाग्यशाली है। क्यों? कि अपने बाई चांस रात्रि में अपने प्रीतम से बिछड़ जाता था, परंतु दिन में मिल जाता है। परंतु मेरा दुर्भाग्य तो कैसा है? कोयल जैसा है। क्यों? कि कोयल को है अपना प्रीतम है, अर्थात अपनी जो वसंत ऋतु है प्रीतम जैसी, वो कभी नहीं मिलती, क्योंकि ये तो कभी कभी मिलती है। इसी प्रकार से मेरी विरह वेदनाएं इस कोयल जैसी है, क्योंकि मेरा प्रीतम मुझे कभी भी दिन रात नहीं मिलता। मैं उनकी दिन रात है ना विरह वेदना में क्या रहती हूँ? दुखी रहती हूँ, पीड़ित रहती हूँ, व्याकुल रहती हूँ। ये कौन कह रही है? ये नागमती कह रही है। अब हम 26वीं पंक्ति की ओर बढ़ेंगे। रेनी अकेली, रेनी अकेली साथ नहीं सकी, साथ नहीं सकी। यानी अब ये क्या कहना चाह रही है? रेनी यानी रात्रि को, रेनी यानी रात्रि को, अकेले यानी अकेला, और साथ यानी साथ में नहीं, यानी नहीं है, सखी यानी दोस्त, कोई मित्र, सखी वगैरह नहीं है। तो इसमें ये नागमती क्या कहना चाहती है कि रेनी अकेली यानी रात्रि भी मुझे अकेली
अकेले को ही काटनी पड़ती है, अकेले को ही काटनी पड़ती है। क्यों? साथ नहीं सखी, मेरी कोई सखी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरी कोई सखी भी नहीं है, कोई सखी भी नहीं है, कोई भी सखी नहीं है। यह नागवती क्या कहती है? रैनी अकेला साथ नहीं रख सकी, यानी रैनी अकेली, यानी जो रात है ना वो भी क्या है, रैनी अकेली रात को भी मुझे क्या अकेला रहना पड़ता है। रैनी अकेली रात को भी मुझे अकेला रहना होता है, रात्रि भी मुझे अकेली काटनी पड़ती है। साथ नहीं सखी, यानी मेरे साथ में मेरी कोई सखी नहीं है, मेरे साथ में क्या नहीं है, मेरे साथ में मेरी कोई सखी नहीं। ये कौन कह रही है? ये नागवती कह रही है। कौन कह रही है? नागवती कह रही है। और 27वीं पंक्ति है, कैसे जियो, कैसे जियो, कैसे जियो बिछोड़ो पंखी, कैसे जियो बिछोड़ी बिछोड़ी पंखी, कैसे जो बिछोड़ी पंखी। यानी कैसे, कैसे यानी कैसे जियो जिए, कैसे जिए, बिछोड़ यानी बिछड़ जाना, पंख यानी प्रियतम से, पंख यानी प्रियतम से या जोड़ी से जब बिछड़ जाते ना, नागवती नागवती कहती है कि जिसकी जोड़ी प्रियतम से बिछड़ जाए वो कैसे जीवित रह सकता है। क्या है? कैसे जियो बिछोड़ी पक्षी। तो नागवती क्या कहती है? जिसकी जोड़ी है वो प्रियतम से बिछड़ जाती है, जिसकी जोड़ी प्रियतम से बिछड़ जाए वो कैसे जीवित रह सकता है, वो कैसे जीवित रह सकता है। तो चकुई निसी बिछुरे दिन मिला, चकुई निसी बिछुरे दिन मिला। तो इसमें नागवती कहते हैं कि हे चकुई, यानी कोई जो चकुई पक्षी होता है ना, वो अपने प्रियतम से अगर बिछड़ भी जाए रात को तो दिन मिला, यानी दिन में वापिस मिल जाता है। ओ निसी वासर वीरे कोकिला, परंतु मेरा दुर्भाग्य है, यानी जो मेरा दुर्भाग्य कोयल जैसा है, क्योंकि कोयल अपने प्रियतम यानी वसंत ऋतु से बार बार नहीं मिल पाती, उसी प्रकार से मेरा जो दुर्भाग्य है वो कोयल के जैसा है, और मेरी जो वीर वेदना है उससे मैं क्या हूँ? पीड़ित हूँ। रहनी अकेली साथ नहीं सकी, यानी रात्रि को भी है मुझे अकेला रहना पड़ता है, मेरे साथ में कोई मेरी सखी नहीं है, कैसे जियो बिछोड़ी पंखी। और नागवती आगे कहती हैं जिसकी जोड़ी अर्थात प्रियतम से बिछड़ जाए वो जोड़ी कैसे जीवित रह सकता है, वो पक्षी कैसे जीवित रह सकता है। चलते आगे 28वीं पंक्ति,
28 पंक्ति क्या है? 28 पंक्ति है वीर शासन तन चांडा। वीर है सचान भवे भवे तन चांडा तन चांडा तन चांडा। तो इसमें क्या गया है? वीर यानी वीर है सचान यानी शीतकाल में भवे यानी हो गया तन यानी शरीर चंडा यानी चंडाल या शिकारी। ठीक है ना? तो इसमें नागमती कहती है कि वीर वेदना शीत ऋतु में वीर वेदना मेरे शरीर के लिए शिकारी हो गई। मानो शिकारी हो गई हो। क्या हो गई हो? शिकारी हो गई हो। शिकारी हो गई हो। चांडा यानी चंडाल या शिकारी कह सकते हैं। वीर सचान यानी वीर यानी वीर है वेदना सचान यानी शीत ऋतु में भवे में होना तन यानी शरीर को चंडा यानी शिकारी यानी चंडाल। तो इसमें नागमती क्या कहती है कि वीर वेदना है ना, यानी शीत ऋतु में जो वीर वेदना है वो मेरे वीर वेदना खुद है। जो वीर वेदना शिव में जो मेरे शरीर के लिए, मेरे तन के लिए, मेरे शरीर के लिए चंडा हो गया अर्थात शिकारी का रूप ले लिया है। जो वीर वेदना है, जो शीत ऋतु में जो वीर वेदना है, मानो ऐसा हो गया है कि जैसे ये वीर वेदना जो मेरे शरीर के लिए चंडा हो गया अर्थात शिकारी हो गई। क्या हो गई? शिकारी हो गई। चंडाल का रूप ले लिया मेरे स्वयं शरीर के लिए। क्या ले लिया? राक्षस का रूप ले लिया। यानी मानो कि स्वयं में धीरे धीरे मेरे शरीर को क्या कर रही है? खा रही हो, ऐसा रूप ले लिया है। कौन ले लिया? वीर वेदना सचान रूप ले लिया था। वीर सचान भवे तन चांडा। इसमें नागमती क्या कहती है कि मानो जो वीर वेदना ना इस शीत ऋतु में ये शिव मेरे शरीर के लिए क्या ले लिया है? एक शिकार का रूप ले लिया, एक चंडाल का रूप ले लिया। इस प्रकार से वीर वेदना इस शीत ऋतु में हो गई मेरे शरीर के लिए। तो 29वां है जियत खाई मुए नहीं छाड़ा। नहीं छाड़ा। तो इसमें क्या करना है? जेत खाई मुंह नहीं छाड़ा। जेत खाई मुंह नहीं छाड़ा यानी अभी क्या क्या कह रही है? तो इसमें नागमती कहती है जेत यानी जीवित रहती हुई भी, खाई यानी खा रही हो, मुंह यानी मार रही हो, नहीं छड़न छोड़ रही। तो इसमें
कहती है कि वीर्य वेदना जीवित रहते हुए भी मुझे पकड़कर खा रही हो। यानी क्या कह रही है इसमें, जीत खाई मुंह नहीं छाड़ा। यानी मानो कि ऐसे लग रहा है कि जो वीर्य वेदना ना, जो स्वयं मुझे जीवित रहते हुए वीर्य वेदना मानो कैसे कर रही है कि मुझे क्या है, खुद ही वीर्य वेदना मुझे पकड़ रही है और मानो मेरा शिकार कर रही है, मानो कि मुझे स्वयं खाना चाहती है। इस प्रकार से लग रहा है, जीत खाई मुझे नहीं छाड़ा। यानी ऐसे लग रहा है कि वीर्य वेदना मुझे छोड़ेगी नहीं, और मुझे छोड़ेगी नहीं। अब ये क्या कर लेगी, मेरा शिकार कर लेगी और मुझे जीवित रहते हुए भी पकड़ के क्या कर लेगी, खा जाएगी। इस प्रकार से मेरी वेदना है वो बढ़ते ही जा रही है। इस प्रकार से मेरी वेदना बढ़ते ही जा रही है। तीसरी विभक्ति है रकत धरा। रकत धरा मासु गरा। मासु गरा हाड वे सब संख। हाड भय सब संख। इसमें नागवती क्या कहती है कि वीर्य वेदना रक्त धरा, यानी रक्त यानी खून, धरा यानी निचोड़ लिया गया, धरा यानी निचोड़ लिया गया, रक्त यानी खून या रक्त भी कह सकते हैं, और ड्रा यानी निचोड़ लिया गया, मांसु यानी मांस, और गरा यानी गल गया, हार्ड यानी हार्ड, भय सब संख यानी हार्ड भी है, संख जैसा हो गया है। तो इसमें नागवती क्या कहती है, वीर्य वेदना के कारण, वीर्य वेदना के कारण मेरे शरीर का रक्त, वीर्य वेदना के कारण मेरे शरीर का रक्त निचोड़ लिया गया है, निचोड़ लिया गया है, निचोड़ लिया गया है। क्या वीर्य वेदना के कारण क्या हो गया, रक्त धरा है, नहीं मेरा खून है वो निचोड़ लिया गया है, यानी मेरी शरीर की शक्ति है वो पूरी छीन भीन कर दी गई है। मेरी वीर्य वेदना मुझे बिल्कुल भी कमजोर बना दिया, इतना मानो कि मेरे शरीर का एक एक खून है वो चूस लिया गया, उस प्रकार से माना कर दिया मुझे मांस गरा, और मेरा वह मांस भी गल गया हो, वह हार्ड बेस और संख, वह हड्डियां भी संख जैसी हो गई हो, संख जैसी हो गई हो। तो इसमें रक्त गया, यानी अब नागवती क्या कहती है, मुझे इतना दुख हो रहा है, इतना वीर्य वेदना हो रहा है कि मानो उस वेदना के कारण रक्त डरा, जो मेरा खून है ना वो पूरा का पूरा शरीर निचोड़ लिया गया है, बिल्कुल खत्म हो गया खून, मांस गरा, और वीर्य वेदना के कारण जो मेरा शरीर के अंदर जो मांस है वो भी गल गया है, पतला हो गया है, हार्ड में सब संख, और मेरे शरीर का जो हड्डियां हैं वो भी मानो संख के भांति हो गए। इस प्रकार से मेरा शरीर है वीर्य वेदना के कारण हो गया है। अब हम आगे चलते हैं तीसरी पंक्ति के रूप में।
धनी सारस हुई, धनी सारस हुई, धनी सारस हुई, धनी सारस हुई, ररी मुरी, ररी मरी, आई आई समेटू, आई समेटू, पंख, अब इस पंक्ति में धनी सारस हुई यानी नागवती, धनी यानी स्त्री को कहा गया, धनी किसे कहा गया, स्त्री को कहा गया, सारस हुई यानी अपना इसमें नागवती कह रही है कि मैं इस सरस पंक्ति की भांति हो गई हूँ, यानी मेरे व्यथा कैसी होगी, मेरी स्थिति कैसी होगी, मानो सारस पक्षी की तरह होगी, कैसी होगी, सारस पक्षी की तरह होगी। रवि मर यानी मैं चिल्ला चिल्ला करके क्या कर रही हूँ, मर रही हूँ, चिल्ला चिल्ला कर मर रही हूँ। और आई समय पर और अपने प्रीतम को कह रही है कि हे प्रीतम, आप आकर के ही अपनी मृत पत्नी के शरीर को क्या करना, समेट लेना। आप आकर के अपनी मृत पत्नी की शरीर को क्या करना, समेट लेना, अपने मृत पत्नी के शरीर को समेट लेना। यानी इसमें नागमती कहती है कि मैं सारस की तरह हो गई हूं और ररी मरी और चिल्ला चिल्ला कर कह रही हूं कि आई समय पक, हे प्रियतम, तुम स्वयं आकर अपनी मरी स्त्री का शरीर समेट लेना अर्थात धनी सारस हुई। तो इसमें अब ये नागवती कहती है कि मेरी स्थिति है ना वो सारस की जैसी हो गई है, सारस पक्षी की जैसी हो गई। धनी कौन, स्त्री को नागवती को कहा गया कि धनी यानी नागवती कहती है कि सारस हुई, मेरी स्थिति है कि मेरी वेदना ऐसी हो गई है कि मैं सारस की तरह हो गई हूँ, ररी मरी, और मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रही हूँ कि क्या कह रही हूँ, कि मैं मर रही हूँ। क्या कह रही हूँ, चिल्ला चिल्ला कर कह रही हूँ कि मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रही हूँ कि मैं मर रही हूँ। थोड़ा ध्यान से लिख लेना, क्या है इसमें मैं बोल रहा हूँ, वापस लिख लेना। धनी सारस हुई यानी अभी नागवती कह रही है कि मैं कैसी हो गई हूँ, सारस पक्षी की तरह हो गई हूँ। और ररी मरी में चिल्ला चिल्ला कर कह रही हूँ कि क्या कह रही हूँ, कि मैं मर रही हूँ। क्या कह रही हूँ, कि मैं मर रही हूँ। आई समेटू पंख, और इसलिए हे प्रीतम आकर के और अपनी मरी हुई स्त्री के शरीर को क्या कर लेना, समेट लेना। तो इस प्रकार से साथियों मैंने आपको पूरी 31 पंक्तियां है जो हिंदी की पंक्तियों को है, अब मैंने आपको भावार्थ की भांति समझा करके आपको समझाया। और ध्यान रखना कि सीधा सीधा पेपर में आपको मिलेगा कि वीरे सचान भवतन चाला, इस पंक्ति का भावार्थ समझे तो आप क्या कहेंगे
इसमें नागवती कहती है कि शीत ऋतु में, क्या कहती है, इसमें नागवती कहती है कि शीत ऋतु में वीर्य वेदना के कारण मेरे शरीर के लिए मेरी वीर्य वेदना स्वयं क्या हो गई है, स्वीकारी हो गई है। क्या कहोगे, चंडा। इस पंक्ति का हास्य कीजिए तो आप क्या कहेंगे, तो इसमें कवि कहता है यार, इसमें नागवती कहती है, क्या कहती है कि शीत ऋतु में वीर्य वेदना इस प्रकार की होगी कि जो वीर्य वेदना स्वयं है ना मेरे शरीर के लिए क्या हो गई, एक शिकारी हो गई हो, मानो एक चंडाल हो गई हो। जीत खाई मुंह नहीं छांडा, और मानो वीर्य वेदना इस प्रकार की होगी कि जब तक मैं जीवित रहूंगी ना तब तक मुझे छोड़ेगी नहीं, मुझे ये खा जाएगी, मेरा विनाश कर देगी। रक्त धरा मांस धरा हड्ड भे सब संग। इसमें वीर्य वेदना नागवती कहते हैं कि रक्त धरा, मेरा जो खून है ना वो क्या हो गया है, बिल्कुल निचोड़ लिया गया है मेरे शरीर से। वीर्य वेदना मेरे शरीर से ना, मेरे वीर्य वेदना जो मेरे दुख की जो गत है ना वो स्वयं मेरे शरीर के खून को क्या हो गई, चूस ली गई है। और मांस गरा यानी मांस भी बिल्कुल गला दिया गया है, और हार्ड में सब संग, और मानो मेरे जो हार्ड है ना वो सब के भांति हो गए हैं। धनी सारस्वती आगे कहती है कि ये स्त्री नागवती कहती है कि मैं सारस्वती की तरह हो गई, मैं कैसे हो गई हूँ, मैं सरस पक्षी की तरह हो गई हूँ, ररी मरी, और मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रही हूँ कि मैं वीर्य वेदना के कारण क्या हो रही हूँ, मर रही हूँ। आई सवे हूँ पंख, और कह रही है प्रीतम आप आना और अपने मरी हुई शरीर पत्नी का है शरीर लेकर के समेट लेना। तो साथियों मैं चाहूंगा कि मेरे जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को ये 31 पंक्तियां आपको समझ में आई होगी, और आपको कॉपी के अंदर भी ना इसी प्रकार से एक एक पंक्ति लिखना है, फिर इसका भावार्थ लिखना है, फिर एक पंक्ति लिखना है, फिर इसका भावार्थ लिखना है, और अच्छी तरह से फिर आप समझेंगे, उन्हें प्रयास करेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर आप मिलेंगे।